बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सीएसएस एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फ़ेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने यूनिटरी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, इस तरह की तमाम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किए और आप तक पहुंचाया है। सो आप वो भी जाकर देख लें प्लेलिस्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। अच्छा जी, आउटलाइन आपके सामने है। आई विल डिस्कस द कन्फेडरेशन इन दिस लेक्चर एज आई टोल्ड यू। और सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपली आप तक डेफिनेशन बताऊंगा कि कैसे कन्फेडरेशन है क्या, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स आपसे डिस्कस करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इसकी करंट एज ऑफ नाउ यानी इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री में इस तरह का सेटअप है अभी भी। और कंपैरिजन फिर फेडरल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी इसका समझाऊंगा। कन्फेडरेशन में भी जो सेंटर और रीजनल अथॉरिटी है उसका एक लिंक होता है, और फेडरल में भी जो सेंटर और जो रीजनल अथॉरिटीज़ होती हैं या प्रोविंसेस होते हैं या सब स्टेट्स होती हैं उनका लिंक होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, आप लेक्चर देखें। Dear students, a confederation, also known as confederacy or league, is a political union of seven states united for purposes of common action. तो इसमें हमने फेडरल में क्या सिस्टम होता है कि वहाँ पे प्रोविंसेस या सब स्टेट्स किसी भी कंट्री के अंदर जुड़ी होती हैं और वो एक एंटिटी होती हैं। ठीक है, उनका डिफेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो गवर्नेंस है वो एक दूसरे के साथ अलाइंड होती है। और पावर्स जो है डिवाइड होती हैं, सेंटर के पास कुछ होती हैं, कुछ प्रोविंसेस के पास होती हैं या सब स्टेट्स के पास होती हैं। और फिर वो पूरा उनका इलेक्शन प्रोसेस, उनकी नॉमिनेशन प्रोसेस और उनकी हायरार्की जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है। जबकि कॉन्फेडरेशन स्वर्ण स्टेट्स यानी मुख्तलिफ जो एक खुद मुख्तार रियासतें होती हैं, खुद मुख्तार मुल्क होते हैं, उनका एक कम्बिनेशन मिलकर एक कॉन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेता है। वो कंट्रीज भी हो सकते हैं, वो स्टेट्स भी हो सकती हैं, वो स्मॉल रीजन्स भी हो सकते हैं। यूजुअली क्रिएटेड बाय ट्रेटी, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स टेंड टू बी established फॉर डीलिंग विद critical issues such as defense, foreign relations, internal trade or currency, with the central government being required to provide support for all of its members. Confederation represents a main form of intergovernmentalism defined as any form of interaction around states that take place on the basis of one independence or गवर्नमेंट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको आगे भी समझाऊंगा डिटेल से, सो आपने घबराना नहीं है। A confederation of state can be defined as an association of independent states by means of an international treaty decide to delegate the exercise of their competencies in specific areas to common bodies tasked with the mission of coordinating or harmonizing their policies in the relevant sectors. The association of states will therefore rely on specific interstate bodies to achieve the objectives of the grouping thus established. अच्छा, यानी मुख्तसरन ये इसको अगर मैं अगेन समझाने की गर से आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक बाय चॉइस अलाइनमेंट होती है। एक मल्टीपल स्टेट्स की एक दूसरे के साथ मिलके वो एक सेंट्रल पावर एक डिज़ाइन करते हैं। और वो पावर डिज़ाइन करने का, वो पावर इस्टेब्लिश करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ देयर डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेड, वो अचीवमेंट्स करने के लिए, वो प्रोग्रेस करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और फिर वो एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन बना देते हैं जो उन सब के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन का बायस बने। The Confederate States keep their sovereignty, their independence with the international order. The Confederation is established through an international treaty, and any modification of this treaty requires almost systematically the unanimous consent of the Confederate States. ठीक है जी, तो ये यानी कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अच्छा जी, रीज़न ऑफ अडेप्टेशन क्या होगी? कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट क्यों कन्फेडरल सिस्टम के अंदर अपने आप को जो है बाउंड करेगी? इसकी रीज़न क्या है? A confederal system is ordinarily established through the voluntary
coming together of different sovereign states to form a league or alliance for purpose of mutual aid and defense against foreign aggression। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी स्टेट जो है म्यूचुअल एड के लिए और डिफेंस के लिए किसी फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ जो है वो एक दूसरे के साथ कोई अलायंस बना लेती हैं, इत्तेहाद कर लेती हैं। बाय यूनाइटिंग स्मॉलर स्टेट्स एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज कैन माउंट लार्जर एंड मोर इफेक्टिव डिफेंस फोर्सेस। तो जब वो छोटी स्टेट्स भी, छोटी रियासतें भी, छोटे मुल्क भी आपस में मिलेंगे तो वो अपना जो है वो इफेक्टिव डिफेंस कर पाएंगे। They also can establish peace and security within the Confederation by setting forth rules and procedures that prevent war among themselves। और वो फिर पीस और सिक्योरिटी के थ्रू जब किसी सिस्टम के थ्रू अगर ऐसे वो लाइन हो जाए एक दूसरे के साथ तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी हो सकता है ना कि कोई ऐसे कंट्रीज जो आपस में यानी जिनके दरमियान टेंशन है तो वो किसी एक सिस्टम में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तो वो एक डिस्कशन के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू आपस के जो इख्तलाफात हैं या जो वार्स हैं या जो टेंशन हैं उनको भी ओवरकम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ वो पीसफुली जो है चीज़ें बेहतर करते हुए अपने अपने स्टेट्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं पीसफुली और एक स्वर्ण स्टेट के तौर पर अपनी एग्जिस्टेंस भी मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कॉन्फेडरेशन की तो सबसे पहले ये है कि नो अथॉरिटी टू लेजिस्लेट फॉर इंडिविजुअल्स or no independent revenue sources, sovereignty retained by the member states citizenship and written document। अच्छा जी, पहली बात हम देख लेते हैं क्या है। Ordinarily a confederal government cannot tax, arrest or conscript individuals into military or regulate commerce among its member states। it can act only through its member states। और दूसरा क्या है जी, कॉन्फेडरल गवर्नमेंट हैविंग नो टैक्स पावर्स possesses no independent sources of revenue to support its operation। ठीक है जी। और फिर क्या है जी, नो sovereignty or attributes of sovereignty are usually vested in confederation and a confederation cannot act as a single sovereign entity। or likewise individuals usually retain citizenship in the separate member states and also identify patriotically with the member states because there is no citizenship in confederation। और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है एक कन्फेडरल जब भी कोई एग्रीमेंट होता है किसी भी स्टेट्स के दरमियान। इसी तरह से expressly delegated power the confederation usually possesses only limited specific and expressly delegated powers। इसमें पावर्स और उनकी जो लिमिटेशंस हैं, जो एग्रीमेंट है जो उनके दरमियान एक एसोसिएशन बनी है उसकी काज रीजनिंग और उसके इम्पैक्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स वो डिफाइंड होते हैं। इक्वल डिसीजन मेकिंग रिप्रेजेंटेशन यानी जितनी भी स्टेट्स होंगी इस एक एग्रीमेंट के अंदर एक लीग की फॉर्म में एक कॉन्फेडरेशन की फॉर्म में तो वो तमाम जो है पार्टिसिपेट करेंगी डिसीजन मेकिंग में और डिस्कशंस में। अच्छा जी, इसी तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोटिंग रूल्स फ्रीक्वेंटली मेजॉरिटी वोटिंग इज रिजेक्टेड इन कॉन्फेडरल डिसीजन मेकिंग काउंसिल इन फेवर ऑफ सुपर मेजॉरिटी एंड यूनानिमस वोटिंग। और सक्सेशन member states of a confederation are permitted to leave or succeed to from the confederation। तो ये भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेस नहीं होता किसी भी कॉन्फेडरल सिस्टम के अंदर। एग्जांपल्स अगर इसकी देखी जाए तो कॉमनवेल्थ की फॉर्म में जो है वो एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल हमारे सामने है, वो भी इसी तरह की एक confederal system था। More recently in December 1991 the breakup of USSR gave way to a community of independent states CIS comprising 12 of 14 republics of the former USSR। तो USSR की फॉर्म में भी जो है एक कन्फेडरल सिस्टम आपके सामने है। यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इसी हवाले से कहा जा सकता है कि वो एक दूसरे के साथ डिफेंस के और जो 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 सॉरी डिफेंस नहीं सॉरी ट्रेड का जो उनका पूरा एक इकोनॉमी ओरिएंटेड एक एग्रीमेंट है, अलाइनमेंट है, तो वो भी एक इसी कॉन्फेडरल सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरह से द कॉन्फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एग्रीमेंट ऑफ 18 मार्च 1994 बिटवीन बोस्निया हेर्ज़ेगोविना एंड क्रोएशिया।
ये भी कॉन्फेडरल सिस्टम की एक और एग्जांपल। अच्छा जी, यूनिटरी सिस्टम की अगर हम बात करें और फेडरल सिस्टम के कॉन्फेडरेशन की, तो अब हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, और उसमें जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो एज अ यूनिट वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही होती है, और वो स्टेट को भी कंट्रोल कर रही होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा अख्तियारात जो है सेंटर के पास होते हैं। जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो है वो स्टेट के पास भी इख्तियारात होते हैं, और जो यानी नेशनल या फेडरल गवर्नमेंट है या वफाक है या सेंटर है, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। और अल्टीमेटली ये कहाँ से पावर इमर्ज होती हैं, ये पावर डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं दोनों, चाहे वो स्टेट की हों या नेशनल हों, वो लिंक होती हैं पीपल्स के साथ और पब्लिक के साथ। जो कॉन्फेडरेशन है उसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, लेकिन इसमें ऑपोजिट होता है फेडरल का, कि फेडरल में यूनिटरी में क्या होता है कि जो सेंटर है वो ड्राइव कर रहा है स्टेट को, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो ड्राइव कर रही होती हैं एक स्पेसिफिक काज के लिए नेशनल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस पे मैं अलग से भी कंपैरिजन वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आसान सी चीज़ें हैं कन्फेडरेशन को। पहली बात ये है कि अगर आप फेडरलिज्म समझ गए हैं, अगर आप यूनिटरी समझ गए हैं, तो ये चूँकि इसका अपोजिट है, तो आप उसको भी अपोजिट वे में ये चीज़ें लिखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत अच्छा एक कंपैरिजन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपना जो है वो पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन 10 नंबर के पार्ट की फॉर्म में आता है, तो आप इसकी अच्छी सी रीडिंग कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन जेनेरिक सी थ्योरेटिकल सी चीज़ों को कैसे आपने पेपर के अंदर प्रोलॉन्ग भी करना है और टू दी पॉइंट भी लिखना है। सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।